हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। इसके पहले पढ़े थे ऐसे 3 मेथड है। एक मेथड जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा तो है ही लेकिन हम इसको सिर्फ IM लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इनकम मेथड। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आज कंप्लीट करना है तो ये हो जाएगा। क्या करते हैं इनकम मेथड में, कैसे इनकम का कैलकुलेट करते हैं और कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। अब ध्यान दे रहा है सबसे बड़ी बात, GBA मेथड में हम लोग निकालते थे GBA MP, जिसको हम लोग कह सकते थे अगर ये सबका सम निकालते तो हो जाता है GDP MP। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकाल देते हैं NDPFC, मतलब नेशनल ये फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम नहीं है, डोमेस्टिक इनकम, सॉरी हम जो बोलने में गलती की, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में भी GDP MP। ध्यान देना है सबसे बड़ी बात, इसलिए हम तीनों को लिखे हैं कि कोई भी मेथड है तुमको ये, अगर इस मेथड में बोला GDP MP निकालो, ये निकाल लो, इसमें NDPFC निकाल लो, इसमें GDP MP निकाल लो। उसके बाद रिक्वायर्ड हमारे पास 3 फार्मूला है ना, गोल्डन फार्मूला, शुरुआत में ही बता दे रहे हैं। देखो पहला हमारे पास N और G का डिफरेंस है, तो अगर नेट से, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ग्रॉस पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग प्लस डिप्रिसिएशन कर देते हैं, और अगर ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे हमारा D है, और अगर N होता है, NNP होता है नेशनल इनकम। अगर क्या बोलते हैं नेशनल डोमेस्टिक से, पहले हम छोटा क्वांटिटी लिख रहे हैं, डोमेस्टिक से अगर हम लोग नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लस कर देते हैं NFIA। और अगर डोमेस्टिक से, देखो डायरेक्शन नहीं बदल रहे, यहाँ इधर जा रहे थे, इसमें इधर जा रहे थे, इसमें इधर आ रहे थे, इसमें इधर जा रहे हैं, तो अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA कर देते हैं। फिर तीसरी बात, हम लोग का MP और FC है, तो पहले हम FC लिख देते हैं फैक्टर कॉस्ट, फिर लिखते हैं MP। अगर फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाते हैं तो प्लस NIT कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर MP से FC की तरफ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, माइनस NIT है। हम क्या बोले कि ये पहले हम लोग को ये सब वैल्यू फाइंड आउट करना है, और तब उसके बाद तब हमारा क्या होगा नेशनल मेथड का, उसमें जो भी ये फॉर्मूला पुट कर लो, तुमसे हो सकता है नेशनल इनकम NNPFC, तो NDPFC में ऐड कर दो। देखो यहाँ D और N का ही डिफरेंस है ना, डोमेस्टिक और नेशनल का, तो यहाँ NFIA कर दो। याद करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देख लेना किस वर्ड का, किस लेटर का डिफरेंस है, D और N का डिफरेंस है, तो D to M जाना है तो मैं NFIA ऐड कर देना। अब नेशनल इनकम काउंट कैसे करते हैं, तो नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला, ये पहले NDPFC कैसे काउंट करते हैं। NDPFC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा कि हम बोले NDPFC निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म है जिसको लिखना नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि अभी लिखेंगे भी। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ये तीनों कंपोनेंट है वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको इग्नोर कर देना, चलो ठीक है, इग्नोर क्या करोगे, शॉर्ट कर दिए स्मॉल लेटर। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमारा क्या क्या आता है, तो ध्यान देना कि नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट हैं, उनसे क्या करती है, डेटा ले लेती है, आपके स्टाफ का सैलरी कितना है, वेजेस कितना है, और उसी को काउंट कर लिया जाता है।
अब एक एक व्यक्ति से तो नहीं ना लिया जाएगा, एक एक आदमी को बुला के बोला जाएगा तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है, बहुत टीडियस वर्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है। दूसरी बात ये है एम्प्लॉयज है, इसमें क्या क्या बात आता है यहाँ हम लिख देंगे। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है कोई अपना सैलरी सही नहीं बताए, झूठा सैलरी बताए। कॉम्पनसेशन ऑफ पेन, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक वेजेज है और दूसरा सैलरीज। हम लोग एक साथ बोल देते हैं वेजेज एंड सैलरीज। अब इसमें भी दो चीज आते हैं, इसमें एक वेजेज इन कैश होता है और एक इन काइंड होता है। तो इन कैश में क्या क्या करते हैं हम लोग, जो सैलरी मिलता है वेजेज जो कैश में सैलरी, कैश वेजेज, कैश सैलरी, तुम्हारा बोनस आ जाता है इसमें, डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई बढ़ेगी उसके अनुसार उसके सैलरी में इंक्रीमेंट इंक्रीज होता रहेगा। ये सारे फैक्टर आते हैं और भी यहाँ पे आते हैं। और ध्यान रखना कि इन कैश है मतलब इन द टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए इन सबको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। इन काइंड में आता है तो इसके अलावा भी क्या देती है गवर्नमेंट, नॉन मॉनिटरी कर देते हैं। ये हो गया नॉन मॉनिटरी। पहला फैक्टर हम लोग काउंट कर रहे हैं जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मतलब जो काम करने वाले लोग हैं। इन काइंड में क्या किया जाता है, फ्री एजुकेशन, एजुकेशन फ्री उनके बच्चों को मिलेगा, फ्री हर जगह नहीं है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल की फैसिलिटीज फ्री मिलेगी, रेंट फ्री हाउस मिलेंगे, रेंट फ्री होम बोलो हाउस बोलो, फ्री कार फैसिलिटी मिलेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, फ्री कार है, ये सब सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। एक तो हो गया जो सम पर्सन्स आर वर्किंग इन द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, सम आर वर्किंग इन द प्राइवेट डिपार्टमेंट, तो उनके वेजेज और सैलरीज काउंट हो गया। बस यही तो नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस इसको पूरा नाम दे देते हैं, सेकंड फैक्टर है, ये लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है, किसी का लैंड है तो वो रेंट पे दिया पैसा कमाता है, किसी का प्रॉपर्टी मतलब या कुछ भी पैसा जो कोई उधार देके पैसा कमाता है तो उसको इंटरेस्ट कमाता है। प्रॉफिट है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, काम के बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। बिजनेसमैन समझ लो, सिंपल सा बिजनेसमैन। रॉयल्टी क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी के बदले उसका ऑनरशिप, उसको यूज करने के बदले सबसॉइल राइट भी उसको मिलता है, किसी को यूज करने के लिए हम दे दिए तो उसके बदले वो कुछ अमाउंट हम पे हमको वापस करेगा, दैट इज कॉल्ड द रॉयल्टी। एक चीज और है, ध्यान दिए होगे, संदीप गर्ग का बुक है तुम्हारे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में, जैन का बुक है, बहुत सारे बुक्स है जो छपते हैं हर साल, हर ईयर बाय ईयर। उन लोगों को इसका कमीशन मिलता है, जितने फर्स्ट ईयर का एग्रीमेंट हो गया, जो भी एग्रीमेंट उनसे उन्हें दे दिया गया प्रॉफिट में से हिस्सा जितना बिकेगा। प्लस ये भी होता है कि अगर मेरे बुक पे का जितना कॉपी बिकेगा अगले साल तो उसका रॉयल्टी हमको मिलता रहेगा। कुछ लोगों के बुक पे जैसे उस पर भी पैसा उसका मिलता है, जब जब उसका पिक्चर आएगा तो उसका पैसा मिलेगा। अब देखो यहाँ तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया हुआ है तो ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। या तो अगर वेजेस दिए हुए हैं कैश में या काइंड में तो उसका मॉनेटरी वैल्यू, इसमें तो मॉनेटरी वैल्यू दिया है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं दिया। प्रॉफिट और रॉयल्टी, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ तो इसको जीरो रख लेना है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है जीरो रख लेना है, रॉयल्टी भी नहीं दिया हुआ, और मैक्सिमम क्वेश्चन में रॉयल्टी बहुत कम क्वेश्चंस में रहता है। हाँ, प्रॉफिट अगर नहीं गिवन हुआ है तब तुमको उसको क्या करना है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका, जब जस्ट एग्जांपल ले लो, एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ये अगर बिजनेस में 100 रुपया लगाया, 100 रुपया में से वो क्या किया कि 25 या 20 या 30 कुछ भी, सपोज मान लिया कि 30 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। बिजनेस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स।
अब इसके पास कितने पैसे बचे, इसके पास बचे 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में उसकी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने हिस्सेदारी शेयर में पैसे लगाए होते हैं, तो उन लोगों को डिविडेंड, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। शेयर में हिंदी में बोला जाता है लाभांश। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो जिसने भी इसके शेयर लिए हैं सबको उसका पैसा उसके बराबर में प्रॉफिट भी बटेगा। अब किसी का 100 रुपया का भी शेयर लिया हुआ है, 1000 का भी है, या तो उसका 50% शेयर है, 70% शेयर है, सबको मिलेगा। अब ये समझ लो कि ये 40 यहाँ चला गया, 30 + 40 70। अब 100 रुपये में कितने रुपए बचे, 30 रुपीज। तो ये किसके पास चला जाएगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस बोलते हैं, चाहे इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। 3-4 और नाम है रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या है रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी अगले प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसा अपना रिजर्व करके, इसीलिए इसका नाम है रिजर्व, या इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट का रिजर्व भी बोलते हैं, इसको सरप्लस भी बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये सारे के सारे तुम्हारे हैं। ये क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हारा डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ हो, नहीं दिया होगा तो ये कॉर्पोरेट। अब इसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट निकालने का, एक तो सीधा सा फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। पेन बदल लेते हैं, या तो सेकंड जो यहाँ पे है उसी को कर देते हैं और कर देते हैं, जब बार बार प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है, लिख देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड। तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा ही दिया जा सकता है, प्लस रिटेन्ड अर्निंग दे सकता है, सरप्लस दे सकता है, रिजर्व दे सकता है। रिटेन्ड अर्निंग याद रखना है कि जो बचा के कंपनी पैसा रखती है। तीसरा भी है, एक तो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब तुम्हारे सामने जैसा सवाल आएगा उसके अनुसार, प्लस यहाँ क्या कर देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैड भी बोलते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं जो कि तुमको यूज करना है नेशनल इनकम में। दो तो हो गए, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी अपनी दुकान खुद खोल के रखी है। कुछ लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ लोगों के पास अपनी ज़मीन है, अपना बिजनेस है, अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर लगाते हैं। थर्ड काइंड के लोग जो खुद पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। जैसे डॉक्टर्स की सर्विस हो गई, अपना उसका प्राइवेट क्लिनिक है, या तो टीचर्स का कोचिंग सेंटर है, और इसी तरीके से जो लोग अपना प्राइवेट कोई भी सर्विस, किसी भी तरीके का सर्विस दे रहे हैं, वो टेलर भी हो सकता है। तो यहाँ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें बस यहाँ सामने तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, यही तीनों को तो ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है NDPFC। और बोले थे हम जैसा कि ऐसा लिखना नहीं है, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, ये एकदम ध्यान रखना है, अलाउड नहीं है। ये लिखना अलाउड है, ये लिखना अलाउड नहीं है। ये हमारा हो गया। अब चलो स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, कैसे सॉल्व होगा। चलो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इसमें कुछ कंपोनेंट ग्रॉस वैल्यू एडेड के भी दिए हुए हैं, कुछ कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमको इसको निकालना है। और उससे भी सबसे जरूरी बात, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से अगर देगा तो अगर GBA मेथड आता है ग्रॉस वैल्यू, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो तुम्हारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से निकालने देगा तो दोनों का मिला के 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना तुम लोग। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। हमारे ज़रूरत का क्या क्या चीज़ है पहले देख लेते हैं।
नेशनल इनकम के हिसाब से ये चाहिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इंपोर्ट का जरूरत नहीं क्योंकि जीवीए मेथड में था। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज ये भी हमारा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का मसला नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड में है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर मेथड बताएंगे तब ये क्वेश्चन एक बार फिर से दे देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये भी नहीं है हमारा। डेप्रिसिएशन का जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है। ये हमें ज़रूरत है क्योंकि जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो NFI ऐड करेंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हो सकता है तुम्हारे सामने सवाल दे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड सिर्फ दिया रहे और नेट NFI ना दिया रहे, तो फैक्टर इनकम ऑफ टू अब्रॉड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हम लोग उसको दे रहे हैं। अगर यहाँ 20 हो जाएगा लिखा हुआ रहेगा तो वो -20 हो जाएगा। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो 20, अगर माइनस है तो मतलब दोनों का साइड में अपोजिट कर देना, क्योंकि जो आएगा वो प्लस हो जाएगा, जो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब वो बदलना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक आ जाता है, जीवीए मेथड में नहीं है। सब्सिडीज का भी ज़रूरत नहीं है। रेंट है हमारे काम का, इंटरेस्ट है हमारे काम का, प्रॉफिट है हमारे काम का, एक्सपोर्ट हमारे काम का नहीं है, और ये प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारे काम का नहीं है। हमको अब निकालना है NDP। पहला बोले थे जैसा किया, पहला निकालना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये साइड में लिख लेना तुम लोग, इसको कहाँ पे रफ में लिख लेना। अगर पूरा लिखना होगा तो पूरा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। कॉम्पन्स बस क्या करना है, वो साइड में रफ में रख के COE देख लेना है कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो कितना नंबर है 11, 12 और 30, तो हम लोग तीनों को ऐड कर देते हैं। +11 +12 +13, तुम्हारे बुक में इसी ढंग से दिया हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम दे दिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अब देख लेते हैं, और भी ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। थर्ड हो जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे कितना नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो इसको 3rd नंबर पे अब सब क्वांटिटी को वहाँ से हम लोग लेकर के ऐड कर देते हैं। और ये ध्यान रखना इन करोड़ है तो ये हो जाएगा 1 नंबर 250 करोड़। 11, 12, 13, 11 रेंट है 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट है 200 करोड़ प्लस 13 प्रॉफिट है 50 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज ये भी है 50 करोड़। सबको ऐड कर देते हैं। 50, 50, 100 प्लस 200 300 प्लस 200 500 प्लस 250 तो 650, 200, 300, 200, 500, 100, 600, 650 करोड़ ये हमारा NDPFC आया। ये तो हमारा नेशनल इनकम नहीं ना निकला। नेशनल इनकम निकालने के लिए ये मेन स्टेप है, NNPFC इक्वल्स टू NDPFC प्लस क्या, प्लस NFIA। ये तो हमारा 650 है प्लस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पूरा नेट दिया हो तो जो क्वांटिटी है उसको लिख दिए 670 करोड़ हो गए। और जब भी लिखना है ये यूनिट भूलना नहीं है, और अगर चाहो तो ऐसे कर दो ज़्यादा, या तो इसके बगल में तुम लोग लिख दो आंसर, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा। सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो चलेगा, यूनिट नहीं भूलना है। अगर यहाँ लाख लिखा हुआ है तो यहाँ लाख लिखा हुआ है, तो इसका स्टूडेंट तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। चलो तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन प्रस्तुत सामने हम दे दिए हैं। क्या क्या दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये एक्सपेंडिचर में है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी एक्सपेंडिचर मेथड में है। चेंज इन स्टॉक भी नहीं लेते हैं, जीवीए मेथड में है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिए, रेंट ले लिए, इंटरेस्ट ले लिए, लेकिन दोनों को लेकर के काट दिए क्योंकि जब तुम्हारे सामने ऑपरेटिंग सरप्लस हो ये दोनों को ऐड नहीं करना है, इसका वैल्यू ऑलरेडी इसमें एडेड है, इसलिए ध्यान रखना किया हुआ को हम काट दिए हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जरूरत ही नहीं है, हमारे इस मेथड में आता ही नहीं है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो देखो हाफ में हम लिखे कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं लिखे हैं। सोशल सर्विस स्कीम है ये भी जरूरत नहीं है, ये तो हो जाता है जीवीए मेथड में। नेट एक्सपोर्ट भी उसी मेथड में है, नहीं जरूरत है।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लास्ट में हमें जरूरत है। ये फाइनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का EXP मींस एक्सपेंडिचर, ये भी जरूरत नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड है, इसका भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसका हम यूज करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। चलो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा डायरेक्ट लिखा हुआ है कि नंबर 4 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 7। और ध्यान देना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है उसके कंपोनेंट लिखे हुए हैं तो उसको इग्नोर कर देना है। फिर हमारा थर्ड क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज है कहीं, नेट कैपिटल चेंज इन स्टॉक जो कट है नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ये जीरो हो गया बस। 4 + 7 4 कितना है हमारा, 4 है 1900 प्लस ये कितना है 720 2620 करोड़ हमारा NDPFC आया। लेकिन हमें तो निकालना है क्या, नेशनल इनकम ना, तो NNPFC क्या करेंगे, NDPFC में NFIA ऐड कर देंगे। अब NDPFC का वैल्यू है 2620 और देखो यहाँ पे NFIA क्या है -20 है, सीधा सीधी यहाँ -20 कर देंगे, 2600 करोड़ यहाँ अंडरलाइन करके आंसर लिख देंगे। चलो अब तुमसे हो सकता था इसी बेसिस पे बोलता क्या कि तुम GDP निकालो, GDP एट मार्केट प्राइस निकालो। इसलिए मार्केट प्राइस लिख दिए हैं कि अगर यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया होगा तब हम यहाँ लिखेंगे, नेट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं, GDP एट FC ही करते हैं। तब ये हम क्या करेंगे, NDPFC और GDPFC एक जैसा है तो यहाँ लिख देंगे NDPFC, और पहले ही बता चुके हैं जिसकी वैल्यू को पता करना है उसको लेफ्ट में लिखो, जिसकी वैल्यू पता है उसे राइट में लिखो। यहाँ पे FC सेम है, PP तो सेम ही होता है, DD सेम है, G और N में डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है तो उसको प्लस कर दिए। देखो कहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यही पे आ गया डिप्रिसिएशन। तो अगर 2600 करोड़ है तो उसमें 100 कर दो तो 2700 करोड़ आ जाएगा तुम्हारा आंसर GDP। इसी के बेसिस पे, ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। तो बच्चों स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा नेशनल इनकम का पूरा एक एक पार्ट है। तुम लोग अगर जितना भी जो भी बुक है उससे निकाल सकते हो क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। हम हट जाते हैं जिससे तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो ये इनकम मेथड पूरा का पूरा क्लियर हो गया तुम्हारे सामने। जो भी शॉर्ट कमिंग्स आएंगी तुम लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके भेज सकते हो। क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का भी फोटो खींच के भेज सकते हो जिसको हम उसको सॉल्व कर दें। ओके बच्चों, गुड बाय। We will meet in the next class with the expenditure method. Till then, again goodbye and thank you for watching.